इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी चर्चा यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में अगर 8वें कैंडिडेट को, जो बीजेपी के राज्यसभा के 8वें कैंडिडेट हैं संजय सेठ, उन्हें जीतना है तो उनके पास जो ज़रूरी वोट हैं वो कहां से आएंगे। 29 के बाद उन्हें 8 वोटों की और दरकार होगी, तो ये 8 प्रथम वरीयता के वोट कहां से आएंगे। और दूसरी चर्चा ये है कि अखिलेश यादव को अगर एक वोट कम हो रहा है या अगर देखें तो कई वोट कम हो जाएंगे, उनके समीकरण को देखें तो अखिलेश यादव कहां से लाएंगे। और इस चर्चा पर और इन कयासों के बीच इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस की जो सियासत है वो घूम रही है। दोनों पार्टियों के दफ्तर में इस पर चर्चा खूब है कि क्या अखिलेश यादव अपना तीसरे उम्मीदवार को बचा पाएंगे। आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि जो अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है, अखिलेश यादव के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन होने जा रहे हैं। यानी कि आलोक रंजन के लिए समाजवादी पार्टी को वोट जुटाने होंगे और वो वोट उन्हें दूसरे दलों से लाने होंगे। इसके पीछे की भी एक वजह है। अभी तक माना जा रहा है कि सिर्फ एक वोट कम है अखिलेश यादव के पास, लेकिन अगर हम उसको टेक्निकली देखें, तकनीकी तौर पर देखें, तो उनके कई वोट कम हो रहे हैं। 210 का आंकड़ा होना चाहिए कम से कम अखिलेश यादव के पास, लेकिन उनके पास 208 वोट हैं। जीतने के लिए 211 होने चाहिए। 208 में भी अखिलेश यादव को अपने प्रथम और दूसरे वरीयता के जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनके लिए 37 से ज़्यादा, यानी 38 या 39, 38, 39 वोट एक एक पहले और दूसरे कैंडिडेट के लिए उनको अरेंज करने होंगे। ऐसे में कई वोट की कमी अखिलेश यादव को पड़ सकती है, और अगर जेल में बंद उनके विधायक किसी वजह से नहीं आ पाए तब तो अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुश्किल होगी। और ऐसे में उनकी जो ज़रूरत है उसके लिए उस पार्टी की नज़र अखिलेश यादव के सहयोगी रहे 2 जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर के विधायक दल पर है, क्योंकि जयंत चौधरी के 9 में से 4 विधायक अखिलेश यादव की पार्टी के हैं, उनके नेता रहे हैं। चंदन चौहान हैं, गुलाम मोहम्मद हैं, अशरफ अली हैं। ये 3-4 ऐसे नाम हैं जो कि आरएलडी में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। कुछ उसी तरीके से 6 में 3 उम्मीदवार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के समाजवादी पार्टी के हैं, और इस बात को ओम प्रकाश राजभर खुलकर कहते रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को अपने इन 7 उम्मीदवारों में से, 7 नेताओं में से, पूर्व नेता जो कि अब एनडीए का हिस्सा बने हुए हैं, उसमें से लोगों को तोड़ना उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी की भरसक कोशिश होगी कि समाजवादी पार्टी प्रथम वरीयता के उस मैजिक आंकड़े तक ना पहुंचे जहां वो आसानी से जिता ले जाए। और जो हमने चर्चा की उसके मुताबिक 4 से 5 सीटें वोट कम हो सकते हैं अखिलेश यादव के। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ज़रूरी है दूसरे दलों पर अपनी निगाह बनाए रखना, अपने नेताओं को वापस वोट कराना। लेकिन असली खेल तो वोटिंग के दिन होना है, क्योंकि सामने जो बीजेपी का 8वां कैंडिडेट है वो है संजय सेठ, और संजय सेठ हर तरीके से सक्षम है, बड़े कारोबारी हैं, साम दाम दंड भेद उन्हें आता है। समाजवादी पार्टी के पुराने वो नेता रहे हैं जो उनका लेखा जोखा, जो उनके कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के इस एक फैसले से समाजवादी पार्टी के भीतर चिंता की लकीरें तो हैं, अपना वोट बचाना और बीजेपी से भी वोट लाना। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहां से लाएगी? बीजेपी के अपने जो उनके सरप्लस प्रथम वरीयता के वोट हैं वो 28 वोट हैं, 29 वोट हैं, और बीजेपी को 8 कम से कम प्रथम वरीयता के चाहिए। और अगर 8 नहीं चाहिए तो जितने कम समाजवादी पार्टी के होंगे, कम से कम 4-5, तो बीजेपी को 5 से 6 वोट कम से कम अपने बढ़ाने होंगे, ताकि दोनों 34-35 के आसपास आ सकें, और तब दूसरी वरीयता का जो वोट है वो अहम होने जा रहा है। ऐसे में जो बीजेपी की अपनी गणित है वो गणित कुछ यूं समझ लीजिए, एनडीए का वोट जो है वो सरप्लस वोट तकरीबन 29 वोट है, जिसमें आरएलडी को भी जोड़ा गया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं, जिसमें
जनसत्ता पार्टी यानी कि भैया जी की जो पार्टी है, राजा भैया की जो पार्टी है, उस पार्टी के भी विधायक जुड़े हुए हैं। ऐसे में कहां से और वोट आएंगे? बीजेपी को उम्मीद है कि पल्लवी पटेल अगर उनके लिए वोट कर दें। फिलहाल उनके नए ताज़ा बयानों से ऐसा लगता नहीं, लेकिन बीजेपी की नज़र उन पर ज़रूर टिकी है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल में बताया जा रहा है एक विधायक नाराज है। इसमें सच्चाई कितनी है कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी की एक नज़र कांग्रेस पार्टी के भी वोट पर है। और दूसरा, बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह, जो हैं तो बीएसपी के, लेकिन बीजेपी के भी शीर्ष नेतृत्व के करीब हैं। ऐसे में क्या वो बीएसपी की तरफ से बीजेपी के पक्ष में वोट कर पाएंगे? अमूमन मायावती ऐसे मामलों में कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन नहीं देती, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन देती भी हैं तो फिर वो गैर हाजिर रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की नज़रें कुछ इस तरफ टिकी हुई ज़रूर हैं, और इसके अलावा उनकी नज़र भी समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ उन विधायकों पर हैं जो कि बीजेपी की तारीफ करते रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ से मिलते रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो राम मंदिर के मुद्दे पर पार्टी के खिलाफ जाकर न सिर्फ दर्शन करके आए हैं, बल्कि वो चाहते रहे हैं कि पार्टी इस पर स्टैंड ले। तो बीजेपी के लिए भी ऐसे विधायकों की एक लंबी चौड़ी सूची तैयार है, जिस पर वो अपने 8वें प्रत्याशी के लिए यानी कि संजय सेठ के लिए चुपचाप दांव लगाने जा रही है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जो ये तय करेगा कि 2024 के चुनाव के पहले जीत किसकी होती है। अब ये एक तरीके का एक छोटा मोटा सेमीफाइनल जैसा बनता जा रहा है, जिसमें ये लड़ाई एक मसल फ्लेक्स करने वाली लड़ाई है, यानी कि दोनों पार्टियों में कौन जीतेगा ये बड़ा अहम होगा। हालांकि एक सीट बहुत कितना मायने रखता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के लिए ये सीट पर उसे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि सपा या इंडिया ब्लॉक के बाहर भी कुछ वोट हैं जिसके सहारे वो इस चुनाव में बढ़ सकती है, और साथ साथ सपा के भीतर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसे अगर कुछ आगे की बात की जाए या आगे का ऑफर दिया जाए तो शायद उनके साथ हो सकते हैं। तो दोनों की गणित हमने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे समाजवादी पार्टी अपना किला बचा सकती है, कैसे समाजवादी पार्टी को अपने पुराने सहयोगियों में सेंध लगानी होगी अगर उन्हें तीसरी सीट जीतनी है, और कैसे अगर बीजेपी को जीतना है तो उन्हें भी सपा के भीतर सेंध लगानी होगी। अब देखना यह है कि ये दोनों पार्टियां अपना किला बचा पाती हैं या फिर इस किले में सेंध कौन लगा पाता है।